कल हमने किया था चैप्टर नंबर 1 HCF एंड LCF। ठीक है, एक थोड़ी सी ब्रीफिंग जो मैं इस पे दूंगी आपको। पहली चीज है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCF, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCF। जो चीज हमें याद करनी, लिखो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। इस चीज को याद रखना है हमने। HCF is always a factor of LCM। आपको जो स्कूल से जो भी वर्कशीट वगैरह मिलती है ना, पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डाला करो। अभी ग्रुप ओपन रखा हुआ है। हाँ, जो भी मिलता है इन केस। हाँ चलो ठीक। इन एनी केस मुझे कोई क्वेश्चन डिफरेंट है नहीं आता, ग्रुप में डाल दिया करो, कभी ना कभी क्लास में मैं कवर करवा दूंगी। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। LCM मोर देन इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर। समझ में आता है ना? कितने दिन बाद क्या हो गया? तुम्हें चेयर लेके आनी पड़ेगी। रेट है बाहर? हाँ, मुझे चेयर नहीं आनी पड़ेगी। कोई बच्चा नहीं शिफ्ट हो रहा? साथ में बच्चे का ना। हाँ, दूसरा टाइम मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 रखूंगी फिर आपका। ओके, ये सही है कि वो दोनों सही? तो सोच लेना 4 to 5। आई हैव टू कंफर्म माय 9th क्लास ऑल्सो, वो भी उस टाइम पे कंफर्टेबल हो लेटर वाले पे। ठीक है, तो 4 से 5 में। सबको नहीं शिफ्ट कर रही हूँ, इन केस अगर मुझे स्प्लिट करना पड़ा बैच क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ हो गई, ऐसे नहीं बिठा सकते ना, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल होगा, अभी नहीं होगा, अप्रैल या जून में हम लोग थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे बैच को, तो दैट थोड़ा सा ना फोकस रहता है। ठीक है, उस पर फोकस मत करो, वो यहीं बैठता है, छोड़ दो उसको, वो यहीं बैठेगा, वो नहीं जाता है। राइट, चलो। अब पहली चीज तो जो मैंने आपको HCF LCM करवाया था, HCF is always a factor of LCM. This is very important. HCF divides is less than the smallest number. LCM is more than the largest number. Then नेक्स्ट था जो प्रॉपर्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली हम यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं, वो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर कुछ क्वेश्चन में समझ ना आ रहा हो ना, HCF LCM इकट्ठा दिया हो, कुछ समझ ना आए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। आई दोनों चीजें इकट्ठी दी हुई है, हेंस फाइंड द प्रोडक्ट, हेंस फाइंड द LCM कहा जाए। दो नंबर्स दे दिए, फाइंड द HCF, हेंस फाइंड द LCM कहा जाए, तो हमेशा हमें ये प्रॉपर्टी ही लगानी है। समझ में आ गई ये चीज? राइट, इतना क्लियर है हमें? इसके अलावा किसी और को कुछ डाउट? कल ना मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। लिखो, ठीक है, करवाई देती हूँ एक दो क्वेश्चन, जिसका समझ आज टाइम नहीं आएगा पर करवा दिया तो रिविजन मुझसे करवानी आसान होगी। राइट, लिखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, the greatest number that will divide 76, 112, 172 and 184। अब ये चार नंबर दे दिए, so as to leave remainder 40 in each case। The greatest number that will divide 76, 112, 172, 184 so as to leave remainder 40 in each case is k square into 3। इस फॉर्म में नंबर एग्जिस्ट करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। greatest number that will divide 76, 112, 172 and 184 so as to leave remainder 40 in each case is k square into 3। find the value of k। ठीक है, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना चाहिए, HCF या LCM? HCF। HCF क्यों निकाला? ग्रेटेस्ट नंबर का है। चलो, ये चीज ना थोड़ा सा हम कंटेस्ट करते हैं बिकॉज हम 10th में आ गए। अगर आप 6th में होते ना तो मैं कहती हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ग्रेटेस्ट का हुआ है तो वही करना है। दिस 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करके हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म भी आपके पास आ जाती है, और उसमें हम क्या करेंगे,
मुझे चेक करना चाहिए दैट विल डिवाइड, नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड करेगा मतलब अगर मैं सिर्फ नंबर में, मान लो वो नंबर x है, तो x 76 को डिवाइड कर रहा है, तो x को मैं कहाँ रख रही हूँ, फैक्टर की जगह पे, डिवाइजर में, है ना। x को हमने रखा डिवाइजर में, और डिवाइजर का मतलब है ऑलमोस्ट सेम एज फैक्टर। डिवाइजर और फैक्टर में क्या फर्क होता है, डिवाइजर भी डिवाइड करता है, फैक्टर भी डिवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई से फैक्टर, तो मतलब पक्का है रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, वहां फैक्टर भी नहीं लिखा हमने, क्योंकि डिवाइजर से हो सकता है कुछ रिमाइंडर आए, ठीक है। डिवाइजर डिवाइड ही करेगा, लेकिन रिमाइंडर 0 हो वो कंफर्म नहीं है। लेकिन फैक्टर का मतलब है रिमाइंडर विल बी 0 ऑलवेज। समझ में आ गया। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, मैं उसको फैक्टर की जगह डिवाइजर की जगह लिख रही हूँ, तो इसका मतलब वो फैक्टर वाला काम कर रहा है, तो मुझे निकालना होगा HCF। this is one thing I want you to focus on। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद आंसर निकालो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नंबर ने 76 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 40। उस नंबर ने 112 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 40। उसी सेम नंबर ने 172 को डिवाइड किया, तब भी रिमाइंडर आया 40। और वही सेम नंबर 184 को डिवाइड करता है, तब भी रिमाइंडर आता है 40। तो मुझे निकालना किसका HCF है, HCF ऑफ 76 माइनस 40 कितना होता है, 36। 112 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 72। 172 माइनस 40 132। 184 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 144। इन चार नंबर्स का HCF निकालो 12, ठीक है। इन चार नंबर्स का हमें HCF निकालना है। क्लियर हो गया। HCF निकालना हमें आता है, किसी को HCF में मुश्किल, राघव HCF निकालना आता है, ठीक है। तो 36, 72, 132, 144, इन सब का HCF आई कैन सी ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 12। अब HCF निकालने के लिए आप फैक्टराइज भी कर सकते हो सबको, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ना HCF की टेक्निक पे फोकस नहीं है कि पहले HCF निकालो फिर LCM निकालो फिर प्रोडक्ट निकालो, वैसा क्वेश्चन नहीं है कि फाइंड द HCF। इस क्वेश्चन में फोकस है कि नंबर बताओ वो कौन सा है। तो आप HCF कैसे निकालते हो वो इतना मैटर नहीं करेगा। 12 into 3, 72 is 12 into 6, and 132 is 12 into 11, and 144 is 12 into 12। अब क्योंकि ये 132 बीच में फंस गया, उसमें सिर्फ 12 कॉमन है और फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई कंप्लीट चारों नंबर्स का HCF क्या है, 12। समझ में आ गया। सभी नंबर्स का HCF 12 है, 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो। हाँ, k इज इक्वल टू 2। अब इसी को कहा कि वो नंबर k स्क्वायर इंटू 3 की फॉर्म में है, वो 12 है। 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट ये ना, नहीं, कहते कि जो नंबर डिवाइड करता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने निकाला वो नंबर बना 12, तो k स्क्वायर इंटू 3 को 12 से इक्वेट किया, फिर 12 को हमने फैक्टराइज किया और फिर कंपेयर किया कि k की वैल्यू 2 आती है। अब आती है एक क्वेश्चन और इसका, जो ना KVM में एक बार पेपर में आया था। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। अब ना यहाँ पर आपका लॉजिक नहीं, चलो लेट मी से, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स exactly divisible by 24, 15, 36। greatest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15, 36, ठीक है ना।
अब अगर हम उसी लॉजिक से चलते हैं ना कि ग्रेटेस्ट था और कहो कि एचसीएफ निकाल दें, तो यहाँ पर वो नहीं चलता। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर हम होते 6 स्टैंडर्ड में, क्योंकि तब ये चीज पहली बार करवाई गई थी, और तब हम कहते हैं एचसीएफ निकालो क्योंकि ग्रेटेस्ट का हुआ है, एलसीएम निकालो क्योंकि लीस्ट का हुआ है, तब चल जाता है। लेकिन अब हम फोकस करोगे इस चीज पर कि वो डिवाइड कर रहा है या डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसका मतलब वो नंबर कहाँ आ रहा है, डिवाइड हो रहा है कि हो कर रहा है, हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। वो नंबर 24 से डिविजिबल है, वो नंबर 15 से डिविजिबल है, और वही नंबर 36 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो नंबर ना डिविडेंड की जगह पर आ रहा है, और जो नंबर डिविडेंड की जगह पे आता है इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्लियर हो गया इतना? हमने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 15, 36। 24 के टेबल में 180 दबाता हूँ, 36 में 120 का बाय नहीं आएगा, आएगा 36 नहीं कर पाएगा, 120 है ना, हाँ 180 इसमें तो आ गया पर 1, हाँ तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 क्यूब इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 5, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, एलसीएम क्या हो गया 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5, 360, 72 इंटू 5 विच इज 360। अच्छा 360 क्या है, ये क्या है, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, क्या 360 से कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट कर सकता है जो तीनों से डिवाइड हो? सबसे छोटा नंबर ये है, इसके बाद कौन सा नंबर होगा, समझ में आता है, 720 होगा, मतलब पूरा 360 का टेबल लिख दो। ठीक है, 720, 1440, सारा टेबल आगे तक हम इसको कंटिन्यू कर दें। then I'll get all the multiples या all the numbers which are exactly divisible by 24, 15, 36। तो मैं लिखूंगी, अब एक लाइन लिखो इस चीज में, all the multiples of 360। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस चीज को समझ लेते हो ना, ये क्वेश्चन करना आसान है। फिर ये ना 8th में कभी किया होगा, 7th या 8th में, all the multiples of 360 are exactly divisible by 24, 15, 36, है ना? समझ में आता है ना कि सारे 360 के मल्टीपल्स जो होंगे ना, वो 24 से भी, 15 से भी, 36 से भी डिविजिबल होंगे, और 360 सबसे छोटा है उनमें, 360 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा। ये भी चीज हमें क्लियर होगी, है ना? अब मैं कहती हूँ कि अब ऐसे नंबर पे जाओ जो कि कितने डिजिट्स का है, 6 डिजिट्स का नंबर। मतलब if I have to find a number of 6 digits exactly divisible by 24, 15, 36, मुझे 360 का वो मल्टीपल निकालना है जो 6 डिजिट्स का होगा। The question says indirectly, अब मेरे दिमाग में आता है, find the largest 6 digit multiple of 360। समझ में आ गया, होल नंबर ही होगा। when we are talking of factors and multiples, usually हम नेचुरल नंबर्स में ही बात करते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स में नहीं लेके आते। खोल उसको बाहर बनाओ। so when we talk of, अच्छे से कर दो फिर आएगा। when we talk of multiples and factors, we talk of natural numbers। हम पॉइंट्स पे बात नहीं करते, नेगेटिव्स पे बात नहीं करते। फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम अलग वे है निकालने का, अलग फॉर्मूला है एचसीएफ एलसीएम फ्रैक्शंस का निकालने का, तो वो नहीं आएगा आपको, वो फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, अब आते हैं 360 का मल्टीपल निकालना है जो कि 6 डिजिट्स का हो। ये ना एक चीज करवाई जाती थी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। कौन सा होता है, सबको पता है ना, 9 कितनी बार लिखेंगे। अब अगर मैं इसको 360 से डिवाइड करूं, कुछ याद आता है, कभी क्लास में करवाया होगा, पिछली वाली क्लासेस में करते थे ना 360 से डिवाइड, याद है कि नहीं? चलो करो, ऑनलाइन हो गया था ना इसलिए। 999, 9 है दिस नंबर 9,99,999,
इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। इसको 360 से डिवाइड किया तो ये देखो आएगा 2 आर 720, क्योंकि अब मुझे ढूंढना है 360 का नंबर मल्टीपल जो 9 डिजिट्स का हो और मैक्सिमम हो, उससे बड़ा कोई ना हो। ठीक है ना। तो टेक्निक क्या है, हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, उसको 360 से डिवाइड कर देंगे। 6 से जाएगा 2520, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 7 से। 8 से तो बड़ा हो जाता है, ये 8 से जाता है, 8 से, 8 से जाता है, नहीं 7। डेसिमल में नहीं आएगा, 7 से आ गया 2520, 972, ये आ गया, ये दूसरा गया, अब ये तीसरा आ जाएगा, है ना। फिर 72520, फिर लिखोगे 2799, फिर 7, और फिर हमारे पास फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, 279। ठीक है, अभी सिर्फ हमने डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, राइट। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारा डिविडेंड क्या है, 6 टाइम्स 9 लिखा है। डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है ना। ये इक्वेशन बना बनती है एक तरह कि ये नंबर 360 इंटू दिस नंबर प्लस 279। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार देख लो, इस पे लिखो इस चीज को एंड देन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। मैंने क्या किया, 9,99,999 ये नंबर यहाँ लिखा, ये रिमाइंडर प्लस में था, इसको यहाँ ले गई। तो कैन आई से, अगर मैं रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये नंबर 360 का मल्टीपल बन जाएगा। क्या बात हो गई, अगर मैं इस नंबर से 279 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो क्या 360 का मल्टीपल बन जाएगा। तो क्या करना है हमने, आपके डिविडेंड में से रिमाइंडर को क्या करना है, माइनस। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स exactly divisible by 24, 15, 36 is -279। तो ये आ जाएगा 999,720। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है, राइट। कभी किया था क्वेश्चन 7th 8th में, कभी करवाया होगा ये, नहीं, फिर आपका डिलीट होगा ये सिलेबस। फाइन, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन लिख पाऊंगी वो आज क्लास में नहीं करवाऊंगी, आप बाद में लिख लेंगे, पर लिख लेना उसको, क्योंकि एक बार केवीएम के पेपर में आया था वो, एग्जैक्टली सेम पेपर में, टर्म पेपर में, सितंबर टेस्ट में था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही कहा जाता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो ग्रेटेस्ट था ना, कभी कभी कह देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15, 36। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं, कौन सा होता है 7 डिजिट्स का, ठीक है। इसको आप 360 से डिवाइड करोगे, है ना, और जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, नहीं रिमाइंडर ऐड नहीं होगा। अब चीज ये देखो, वो नंबर छोटा हो जाएगा, रिमाइंडर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज हमें इस चीज पर ही फोकस करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका हमेशा डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी के लिए जो आप याद रखोगे, रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट होता है। तो करना क्या है, देखो, चाहे आप ये 7 डिजिट्स का नंबर लो, चाहे 6 नंबर डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की हुई है ना, इसलिए मैंने कहा कि चाहे 7 का स्मॉलेस्ट कहा जाए,
चाहे ग्रेटेस्ट कहा जाए 6 का, हमारा टेक्निक वही रहना चाहिए, एक ही नंबर पे आ जाओ। आई टेक स्मॉलेस्ट 7 का है ना, तो ग्रेटेस्ट 6 ही लो। स्मॉलेस्ट 9 का है तो ग्रेटेस्ट 8 ले लो, और ग्रेटेस्ट 8 में तो ग्रेटेस्ट 8 ही लो। समझ में आ गई बात? आपने ये नंबर निकाल लिया 999,720, ये मल्टीपल है 36, 15 और 24 का, है ना? इन तीनों का मल्टीपल है ये। और ये क्या है? 360 का मल्टीपल मैक्सिमम नंबर है 6 डिजिट्स का, इससे बड़ा मल्टीपल नहीं होगा 6 डिजिट्स से। ठीक है, तो इसमें मैंने 360 ऐड किया, मेरे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। समझ में आई थी? इसे लिख लो। नहीं समझ में आया तो आफ्टर सम टाइम पीरियड मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि 7 के मल्टीपल्स लिखते हो, 7, 14, 21, 28, इनमें कितना डिफरेंस होता है? 12 के मल्टीपल्स में कितना डिफरेंस होता है कंसेक्टिव वाले में? 12 का। 14 के 15 के मल्टीपल्स में 14 का, 15 के 15 का, कंसेक्टिव मल्टीपल्स का, है ना? तो मैंने मैक्सिमम 6 डिजिट्स वाला नंबर निकाल लिया, मैक्सिमम 6 डिजिट्स वाला मल्टीपल निकाल लिया, वो आया 999,720। अब इसके बाद का मल्टीपल कौन सा है? तो मुझे 360 ऐड करना होगा, है ना? तो मैंने 999,720 में 360 ऐड किया, 0, 8, 10 आ गया, 0, 0, ये क्या बन गया? अ नंबर विच इज ऑफ 7 डिजिट्स, और ये स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, ये नंबर होगा स्मॉलेस्ट। लिख लो इस चीज को बस, क्योंकि मैं आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। और एक क्वेश्चन लिखो, आज नहीं करवाऊंगी, लिख लो उसको। लिख लिया सबने? ये वाला, इस चीज को पढ़ लेना घर पे, कभी कभार अगर आ जाए। वैसे बोर्ड्स में आई डोंट रिमेम्बर अगर आया हो 10 इयर्स में पिछले, और अभी 2 साल 3 साल लगाओ तो, पर टर्म पेपर में कहीं ना कहीं कोई स्कूल डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिटर्मिन। जो क्वेश्चन अभी नहीं मैंने करवाना आपको, बट आफ्टर सम टाइम जब HCF एलसीएम थोड़ा सा हमें और समझ में आ जाए, डिटर्मिन द नंबर, और एक टेस्ट हो जाए इसका, नियरेस्ट टू 1,10,000, 1,10,000, नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 but greater than 1 lakh, nearest to 1,10,000 but greater than 1 lakh, which is exactly divisible by each of 8, 15 and 21। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे मैं टाइम नहीं लगाएंगे और। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? एक बार एज अ होमवर्क देख लेना, इस क्वेश्चन को करना, इसके आसपास वाले सारे नंबर्स निकाल लेना। जिससे आपको कहा है ग्रेटर देन 1 लाख, तो मैं 1 लाख को ही बेस ले लेती हूँ, इसी के थ्रू करूंगी, या 1,10,000 को ले लो एंड देन 5। राइट, आंसर निकाल लेते हो। अगर मैं कहूँ ना आंसर नहीं आएगा, सबका आंसर आएगा, बट एक पॉइंट मिस करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएगा अपने पास, चैप्टर है पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। 9th का चैप्टर याद है पॉलिनोमियल का सारा? डिग्री क्या होती है, फैक्टर्स, मल्टीपल, और फैक्टर थ्योरम, थ्योरम, फैक्टराइजेशन आती है सबको? फैक्टराइजेशन इसमें नहीं आएगी आपका ना। ये चैप्टर इजी हो जाता है बिकॉज हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है, इट स्टेज अप टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओनली। तो जो आप वो क्यूब वाले फॉर्मूला लगाते थे ना, a+b होल क्यूब, a-b होल क्यूब, वो नहीं आएंगे एज इट इज। वो एज सच कोई एकदम से नहीं आएगा कि फैक्टराइज करके बताओ। ठीक है, अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करना है हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। पहली चीज तो बताओ पॉलिनोमियल्स होते क्या है? एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, है ना? जब हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक।
2 + 3 + 5 + 6 -8 मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम नंबर्स में डील करते हैं तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक। जब हम एक्स वाई में आते हैं तो वो होता है एलजेब्रा। और जब हम फिगर्स बनाते हैं ट्राइंगल सर्कल उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स है व्हेन वी हैव एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद है आपने किया था चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में। एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो मैं चीज आपको करवा रही हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 2020 में एक क्वेश्चन क्लास 9 की बुक से फाइनल बोर्ड्स में आया था 2 मार्क्स का। बहुत इजी क्वेश्चन था, गलत होने का कोई चांस नहीं, पर अगर क्लास 9 याद होगी तभी आप करेंगे, क्योंकि क्लास 10 में यूजुअली रिवाइज नहीं कराया जाता। ठीक है, अगर मुझे पॉलिनोमियल्स बताने हैं कितने टाइप के होते हैं, तो जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा a² + b², क्वाड्रेटिक बोलोगे। ठीक है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, राइट। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, बिकॉज हमने 9th पढ़ी हुई है, a² + 1/a², इज दिस टर्म अ पॉलिनोमियल? नो। सबको क्लैरिटी है, ये ना क्लास 9th में या 10th में कोई इतना इलेबोरेट करके नहीं दिया होगा, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड्स में कि बताओ a² + 1/a² पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बच्चों को याद नहीं था। ठीक है, तो वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल? इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री क्या है, माइनस में आ गई। ठीक है, डिग्री इज नेगेटिव। तो पॉलिनोमियल्स में हम क्या करते हैं, डिग्री शुड बी अ होल नंबर। लिखो, पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स डिग्री इज अ होल नंबर। हाँ जी, वो सो डिग्री शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की बात होती है, डिग्री हमेशा होल नंबर होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, फ्रैक्शन भी नहीं होगी। मतलब पावर, लिखो, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल should not be negative, fraction should not be negative fraction। ठीक है, ना ही नेगेटिव में हो ना ही फ्रैक्शन हो। मतलब अगर आपके पास √x आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर √2 × x है तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो पहली चीज आती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सिंगल टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ओनली अ सिंगल टर्म मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 टर्म्स तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। 4 और मोर टर्म्स इन जनरल वी से इट्स अ पॉलिनोमियल। और डिग्री के हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। डिग्री 4 है बाय क्वाड्रेटिक, और इससे ऊपर कोई भी नंबर होगा तो विल से विद डिग्री 1, विद डिग्री 2, डिग्री 3 एंड सो ऑन, डिग्री 5, डिग्री 6, इस तरह से बोल। ठीक है, और हमारे लिए अभी जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला होगा, लीनियर या क्वाड्रेटिक, इसके बाद कुछ नहीं। फैक्टराइजेशन भी जो भी हमें यूज करना है वो क्वाड्रेटिक में है, लीनियर सॉरी क्यूबिक हमारे सिलेबस से डिलीट है। समझ में आ गया? पहले था क्यूबिक वाला क्वेश्चन भी, पर अब वो डिलीट हो चुका है, वो आपके बुक से ही उन्होंने इरेज ही कर दिया है, राइट। अब आते हैं, फिलहाल एक्सरसाइज 6.1 पे कॉन्सेंट्रेट हम नहीं करेंगे। इसमें हम सॉल्व क्या करते हैं, पहली चीज तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो वी से इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। quadratic polynomial, it is of the form ax² + bx + c। A quadratic polynomial is of the form ax² + bx +
सी। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, और बी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको ना इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में ना लीनियर टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, लीनियर टर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है। और सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में क्या होता है? एक्स नहीं होता है ना, तो एक्स की पावर क्या होती है? 0। कांस्टेंट टर्म में एक्स की पावर 0 है। इस चीज को मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में एबीसी यूज कर रहे हैं या फॉर्मूला में मैं एबीसी यूज कर रही हूँ, तो ए शो करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी शो करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसे मिडिल टर्म भी कहा जाता है क्वाड्रेटिक में, या फिर लीनियर टर्म कहा जाता है। ठीक है, और सी होती है कांस्टेंट टर्म, द टर्म व्हिच इज विदाउट द वेरिएबल। समझ में आ गया? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, राइट? टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, फिर दूसरी चीज जो याद रखनी है, मैंने कहा ये पॉलिनोमियल कौन सा था? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों था? डिग्री 2 है ना? तो अगर इसकी डिग्री ना हो 2, ये वाली टर्म मैं खत्म कर दूं, तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। इसका मतलब अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी? जो कोएफिशिएंट ऑफ ए है, इट शुड नॉट बी, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। फॉर दिस एक्सप्रेशन टू स्टे क्वाड्रेटिक, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद हो अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे और ए 0 के इक्वल आता था, तो हम कहते थे नॉट पॉसिबल। ये होगा सॉल्व? नहीं। चलो, एनीहाउ, क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और वो यहाँ पर यूजुअली ए की फॉर्म में शो होता है। हमारे फॉर्मूला में ए बनता है, तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना में? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें याद करनी है इसमें। What do we mean by zeros of polynomial? किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस का मतलब क्या है? इसका ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग बाद में समझेंगे, क्योंकि पहले ना मैं हमेशा ग्राफिकल कराती थी और बच्चे होते थे कंफ्यूज। अब आते हैं जो हमने 9th में किया हुआ है। अगर हमारे पास ax प्लस बी है, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज ax प्लस बी, इसकी जीरो निकालनी है, तो हम क्या करते थे? मतलब 4x प्लस 3 है, फाइंड द जीरो। अब तो याद है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है। x की वैल्यू क्या आई? -3/4 इज 0 ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया नहीं? लिखो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a। 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a। ठीक हो गया इतना? अब ऐसे ही आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जीरो निकालनी। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? तो जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता था ना, तो हम क्या कहते थे? क्या करेंगे इसको? फैक्टराइज। अगर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है ना, तो दो ही तरह से फैक्टराइज होता है, या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, और क्या था? हिट एंड फाइल तो क्यूबिक में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के बाद क्या था? आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, है ना? एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। जब भी आपने ऐसे वाले टर्म को, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया ना, आपने हमेशा या तो मिडिल टर्म स्प्लिट की, या वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया इतना?
चलो इसी पे अब क्वेश्चन करते हैं, इतना ही करना है अभी, है ना, इसी को सीखते हैं आगे। इस क्वेश्चन इस चैप्टर में है क्या, बेसिक है क्वाड्रेटिक, लेकिन फिर भी सिर घुमाता है ये, क्यों? मान लो मैं आपको एक्सप्रेशन देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसे फैक्टराइज करो। चलो चैप्टर इतना इजी है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होगा। कुछ नहीं समझ में आता ना, उस फॉर्मूला को लिख लो, उस चीज को लिख लो, जो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट्स इट। पूरा क्वेश्चन उसके बेसिस पे सॉल्व होता है, कोई भी क्वेश्चन हो। जितना मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें ना एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको फैक्टराइज करने को कहा जाए तो आप क्या करते हो, स्प्लिटिंग ऑफ बदल टर्म। सिक्स के फैक्टर भी है, ये तो सबको आता है, गीतांश आता है ये, जसलीन आता है ना, हाँ। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x+6। फिर हमने यहाँ से x कॉमन लिया, x-3 -2 कॉमन लिया, x-3, क्या हो जाएगा, x-2 x-3, ठीक है ना। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x-2 x-3, जीरो क्या आ गई, 2 and 3, x-3 x-2 are factors, 2 and 3 are the zeros, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल p ऑफ x हमने नाम दिया, तो जीरोस क्या होती है, दोज वैल्यूज ऑफ x, those values of x for which polynomial attains a value of 0 या polynomial becomes 0 equal to 0। ये लिख लो, जीरोस क्या होती है, x की वो वैल्यूज जिससे हमारा गिवन पॉलिनोमियल 0 बन जाए। जैसे आपने कहा 0 2 है, तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, 2, p ऑफ 2 निकाला, है ना। 2² -5 × 2 + 6, 2² क्या होता है, 4, -10 + 6 क्या हो गया, 0। कि 2 की वैल्यू डालोगे, आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। सेम फॉर 3, 3² -15 + 6, 15 - 15 0। समझ में आ गया। तो जीरो क्या होते हैं, वो वैल्यूज जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब इसकी जगह मैं कहूँ नहीं थी, मैं 5 डाल के देखूंगी तब भी 0 होगा, तो होता है ऐसा। इफ आई पुट x as 5 here, क्या होगा आंसर, 0 के इक्वल आएगा। 5² -5 × 5 + 6, this is not equal to 0, hence 5 is not a 0 of the given polynomial। यही करते थे। चलो अब आते हैं, नेक्स्ट लिखो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज x² -5x - 6, फैक्टराइज x² -5x - 6। x² -5x - 6। सबको आता है फैक्टराइज करना है, क्या फैक्टर्स बनेंगे, जब इसको फैक्टराइज करोगे, द सम शुड बी -5, प्रोडक्ट शुड बी -6, तो फैक्टर्स बनते हैं -6x + x - 6। यहाँ से आपने कहा फैक्टर्स बन गए x - 6 x + 1, बस इसकी जीरोस बताओ, 6 एंड माइनस, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने जीरो स्टार रखी थी, और उसमें लिखा था x² -5x + 6, जीरोस आर 3 and 2, और यहाँ पर आई 6 एंड -1, ठीक है, राइट। ऐसे ही फैक्टराइज करो, नेक्स्ट लिखो।
एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, 4040। क्या फैक्टर्स बनेंगे? 4 एंड 10। ठीक है, 4x एंड 10, वेरी गुड। तो इसके फैक्टर्स में स्प्लिटिंग होगी 10x प्लस 4x, तो x प्लस 10, x प्लस 4, है ना। और जीरो क्या आएंगी? हाँ, अब देखो नंबर्स के साथ आपको कितने अच्छे समझ में आता है। अब इसी को अगर मैं ऐसे समझाऊंगी कि अगर फैक्टर्स किसी भी पॉलिनोमियल के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर फैक्टर्स x प्लस अल्फा x प्लस बीटा बन के आते हैं, क्योंकि ना हम जनरली जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? जनरली जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जीरोस को अल्फा एंड बीटा कहा जाता है। समझ में आ गया? जनरल टर्म, जैसे एक्स वाई कहा वेरिएबल है, तो हमने वेरिएबल्स में कंफ्यूजन नहीं की पी क्यू आर, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल ये वाला एक्स स्क्वायर होता है ना, उसमें पी क्यू आर एबीसी सब आ जाते हैं, राइट। आपने पी में भी पॉलिनोमियल बना के फैक्टराइज किया होगा। तो जो नंबर्स है ना, जो हमारे जीरोस वाले नंबर है, उनको हमने अलग से एक नेम दिया है, जनरल अल्फा एंड बीटा। तो मैंने कहा अगर हमारे फैक्टर्स x प्लस अल्फा x प्लस बीटा है, तो जीरोस हो जाती है माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये क्लियर है? समझ में आ गया? लिख लो, अगर इन जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा में फैक्टराइज हो रहा है, तो जीरोस हो जाएंगी माइनस अल्फा माइनस बीटा। इतना क्लियर है? कुछ नहीं किया आपने, एक्स प्लस अल्फा को इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बीटा को इक्वल टू जीरो। अब देखना है, जीरोस थी 3 एंड 2, एक्स इज 3, सॉरी जीरोस आर 3 एंड 2। तो इन 3 और 2 को, क्योंकि ये जीरोस थी, तो मैंने कहा सम ऑफ जीरोस निकालो। क्या आया? 3 प्लस 2 5। ठीक है ना? क्या ये नंबर 5 आपको इस एक्सप्रेशन में कहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? 5 कहां पर दिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसमें हम लीनियर टर्म भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 और इस 5 में क्या फर्क है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। समझ में आ गया? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है? 6 प्लस माइनस 1, कितना? -5, सॉरी +5। ठीक है, और कोई 5 नंबर हमें पॉलिनोमियल में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +5 था। यहाँ पे सब निकालो क्या है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? +14। समझ में आ गया? तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है कि हमारे पॉलिनोमियल में से ही जीरोस का सम पता लग जाता है। पॉलिनोमियल से कि एक्सप्रेशन से ही ना, जो लीनियर टर्म है ना, वो बताती है कि सम ऑफ जीरोस क्या है। तो वहीं से हम उसका फॉर्मूला बना के लिखते हैं। लिखो, अगर पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ जीरोस, जिसे हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा, इज इक्वल टू -b। इन सब में ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, अगर वो ना हो तो हम उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, सम ऑफ जीरोस विल बी -b/a। ये ही एक चीज है, और इसके बाद एक और फॉर्मूला। इस पूरे चैप्टर में यही एक चीज है जो हमें याद रखनी है। मतलब जहां आपको लगे अल्फा एंड बीटा जीरोस की बात हो रही है ना, तो मान लेना कहीं ना कहीं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज होगा। समझ में आ गया इतना? फाइन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, याद रहेगा। जिसे आप लिख देते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस रखना है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसका साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। समझ में आ गया? और वो हम एग्जांपल से देख चुके हैं कि हमेशा साइन जो है वो डिफरेंट ही हो रहा है, वो ऑपोजिट ही होके आ रहा है। अगर हमने सम ऑफ जीरोस में एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, आंसर प्लस में आया, तो यहाँ पे माइनस में था। यहाँ पर अगर सम माइनस में था, तो यहाँ आंसर प्लस में है। समझ आ गई बात इतनी?
ठीक है, अब आते हैं 3 और 2 को, यहाँ पे 0 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस आंसर को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया अपने पास? 6, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 60। क्या साइन चेंज है इसमें? सेम एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 6 और -1 इनको मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म में जाकर वो एडजस्ट हुई हुई है, बिल्कुल सेम सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -4 और -10 को मल्टीप्लाई किया, +40 आएगा, कांस्टेंट टर्म है यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इफ ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन ए, या जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। लिख लिया हमने ये। कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इतना क्लियर है हमें? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 10। 2x² प्लस 7x, हाँ जी क्या बोलना है उसको, वैसे ही बोल देते। क्या फोन आया था उसका? तो तुम उसे बोलने का, फोन आया था तुम्हें क्या बोलने की जरूरत पड़ गई? 2x² प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, फैक्टराइज होता है या नहीं होता वो बात की बात है, राइट। अगर मुझे सिर्फ निकालना है इसमें, किसका फोन है? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, मान लो इसकी जीरोस है अल्फा एंड बीटा, वो क्या है मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई शो इट। जैसे हम कहते हैं जनरल कुछ भी नहीं पता है, अननोन वैल्यू है, उसे ले लिया अल्फा बीटा। ऑन द फेस ऑफ इट सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा क्या जीरोस है, मुझे पता नहीं अभी। तो उसको मैंने नेम दिया जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? हम क्या लिखेंगे? ये 7 दिया, इसके साइन को चेंज करना है, -7, और जो हमारा x² का कोएफिशिएंट था उसको लिख दिया। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, या फिर अभी इनिशियली लिखा जाएगा, वेरिफिकेशन जो कल करवाऊंगी आपको। ठीक है, 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन आता है, राइट। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या करना है? माइनस साइन में कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इतना क्लियर हो गया? ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, तो जिसे हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या है? 10, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2। सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 5। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। -x² पॉलिनोमियल है, इसमें से -3x² प्लस 7x प्लस 13। फैक्टराइज क्या बना मुझे नहीं पता है, आई जस्ट नीड टू फाइंड कि इसकी कोई जीरोस होंगी तो उसका सम निकालो। व्हाट इज सम ऑफ जीरो? तो हम लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7 था, साइन चेंज करेंगे, -7, कोएफिशिएंट ऑफ x² -3, क्या बन जाएगा? 7/3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 13 अपॉन -3
-13/3 कि कल अगर आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करोगे किसी भी तरीके से, दो जीरोस आएंगी, उनको ऐड करोगे तो 7/3, मल्टीप्लाई करोगे तो -13/3 आएगा। ठीक है, चलो जाओ।